प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल, उसका नामकरण और औचित्य पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल का मतलब है तीसरा काल। हम विभाजन 4 भागों में करते हैं हिंदी साहित्य का। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल और तीसरा रीतिकाल। इस तीसरे काल को ही उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीति रचनाओं का निर्माण करने की परंपरा हमें मिलती है। इसलिए आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित रीतिकाल नाम की समय सीमाओं जो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक बताई गई है, उसको उदारतापूर्वक ग्रहण करते हुए भक्ति काल में जन्मे और रीतिकाल में रीतिक काव्य परंपरा संबंधी काव्य रचना करने वाले कवियों और रीतिकाल में जन्म लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाव्य रचने वाले कवियों को रीतिकाल के अंतर्गत स्थान देना उचित है। यद्यपि इनमें कुछ कवि ऐसे भी हैं जो समय सीमा में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनके काव्य में इनके लक्षण मिलने के कारण उसको हम रीति कवि मान लेते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल नामकरण की दृष्टि से अत्यंत विवाद का विषय रहा है। विषय वस्तु, वर्णन पद्धति, ग्रहण काव्यांगों का विवेचन और स्वतंत्र काव्य रचना आदि के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक अभिधान प्रदान किए हैं। अभिधान का अर्थ नाम या संज्ञा होता है। अब इसमें देखते हैं किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के बारे में आप जानते हो, ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। फिर आता है वीपी मिश्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगारिक रचनाओं के कारण श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल ने इसे कलाकाल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा कहा है और आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल के नामकरण संबंधी इन सभी अभिधानों का विवेचन इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम अलंकृत काल। उत्तर मध्यकाल में काव्यांगों के रूप में अलंकारों का विवेचन, बाहुल्य तथा अलंकारिक विधानों से कविता को अलंकृत करने की परिपाटी की प्रधानता को देखकर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में इस काल को अलंकृत काल अथवा अलंकार काल कहा है। मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया अलंकृत काल नाम इस काल के लिए अलंकारों को काव्यांग विवेचन मानकर करना तो ठीक लगता है, लेकिन इस युग में अलंकारिक रचनाओं और कविता को अलंकृत करने की प्रधानता रही, यह कहना थोड़ा असंगत प्रतीत होता है। कारण कि रीतिकाल में भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीर काव्यों की रचना भी हुई है जो कि अलंकार से बाहर है, और इन विषयों की उपेक्षा करके केवल अलंकृति के कारण ही इस युग को अलंकृत काल कहना थोड़ा समीचीन नहीं है। हालांकि इस युग में केशवदास, जसवंत सिंह, दुल्हे, भूषण जैसे अलंकारवादी कवियों ने अलंकारों का उदाहरण सहित विवेचन किया है। केशवदास की कवि प्रिया, मतिराम का ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, जसवंत सिंह का भाषा भूषण, दुल्हे का कविकुल कंठाभरण एवं पद्माकर का पद्माभरण आदि ग्रंथों में अलंकारों का लक्षणों, उदाहरणों सहित विवेचन किया गया है। इनके अलावा रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने कविता में चमत्कार प्रदर्शन करने हेतु अलंकारों को सहर्ष ही अपनाया है, लेकिन ये अलंकृत काल नाम देने के लिए पर्याप्त होकर भी नाम को सर्वव्यापी एवं विवाद रहित नाम नहीं बना पाते हैं। हम इसमें पढ़ने के बाद ये विचार करते हैं कि यद्यपि कविता को अलंकृत करने की कोशिश की, अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया, लेकिन सारा का सारा काव्य है उसमें ये विशेषता नहीं पाई जाती। इसलिए पूरे काल को ही, इस 200 वर्षों के समय को ही हम यदि अलंकृत काल कहें तो थोड़ा समीचीन नहीं है। अब दूसरा देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया नाम श्रृंगार काल। उत्तर मध्यकाल घोर श्रृंगारिकता, विलासिता, कामुकता, नारी भोग एवं काम कलाओं में आकंठ डूबा हुआ रहा है। इस युग में नायक नायिका के संयोग वियोग के वर्णन, प्रेम क्रीड़ाएँ, नायिका का नक्सिक सौंदर्य, प्रेम क्रीड़ा स्थलों, कामुक अवस्थाओं का श्रृंगारिक वर्णन अधिकांश कवियों और आचार्यों ने किया है। इसी श्रृंगारिक वर्णन की प्रधानता को देखकर वीपी मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। केशवदास की रसिक प्रिया, मतिराम का रसराज, तोष का नक्सिक, जसवंत सिंह का आनंद विलास, कुलपति मिश्र का रस रहस्य एवं नक्सिक, देव का भाव विलास, जाति विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, कुशल विलास, भवानी विलास, सूरती मिश्र का
अ, रस सरस, रफलीन का रस प्रबोध तथा प्रतापशाही का श्रृंगार शिरोमणि आदि ग्रंथों में श्रृंगारिकता की प्रधानता है, जो कि तत्कालीन समाज की रसिक प्रवृत्ति के साथ कवियों की श्रृंगारिक प्रकृति का द्योतन कराने के लिए पर्याप्त है। उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर इस युग को श्रृंगार काल कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दबे पांव आचार्य शुक्ल ने भी इस युग के श्रृंगार काल नामकरण में आपत्ति नहीं की है। यद्यपि पूर्ण समर्थन नहीं किया, लेकिन कम से कम आपत्ति नहीं की है। लेकिन इस नामकरण में अतिव्याप्ति दोष है और यह सर्वमान्य नामकरण भी नहीं है, क्योंकि इस युग में वीरता, भक्ति, नीति एवं प्रेम के स्वतंत्र ग्रंथ भी रचे गए हैं और श्रृंगारिक कवियों का मंतव्य श्रृंगारिक पद रचना करके अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर धन की प्राप्ति करना रहा था। फिर श्रृंगार के नायक नायिका कृष्ण राधा रहे, जो कि लौकिक श्रृंगार के नायक नायिका न होकर अलौकिक उदात्त श्रृंगार के आधार हैं। मूलतः इस युग के कवियों ने श्रृंगार को आधार बनाकर आचार्यत्व व परंपरा का हिंदी में निर्वहन किया और लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही प्रसिद्धि प्राप्त की। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जो श्रृंगार काल नामकरण को स्वतः ही अनुपयुक्त सिद्ध कर देते हैं। यद्यपि अधिकांश विद्वानों ने माना है कि इस काल को श्रृंगार काल कहना थोड़ा ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इन उदाहरणों में स्वयं ये सिद्ध हो जाएगा कि वो केवल श्रृंगार काल नहीं है। भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में कहा है कि आगे के कवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात ये स्पष्ट घोषणा की गई है कि यदि आगे के कवि मेरे काव्य को समझें तब तो वो कविता है, वरना तो ये राधा और कान्हा के सुमिरन का बहाना है। अर्थात वो कहते हैं कि वरना भक्ति से ही, अर्थात इसमें केवल जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं श्रृंगार की वो नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति का भाव भी अंतर्निहित है। जसवंत सिंह भाषाभूषण में लिखते हैं कि भाषाभूषण ग्रंथ को जो देखे चितलाए, विविध अर्थ साहित्य रस ताही सकल दर्शाए। कि जो भाषाभूषण ग्रंथ उन्होंने लिखा था उसको यदि तो चित्त लगा कर देखता है तो उसमें साहित्य के विविध रस उसे दिखाई दे जाते हैं। अर्थात इसमें केवल श्रृंगार रस ही नहीं है, बल्कि सारे रस इसमें समाहित हैं। रफलीन ने अपने रस प्रबोध में लिखा है, बाँचि आदि ते अंत लो, ये समझे जो कोई, ताही और रस ग्रंथ को फेरी चाह नहीं होई। अर्थात इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो इस ग्रंथ को आदि से अंत तक पढ़ लेगा उसको फिर दूसरे ग्रंथ की चाह नहीं होगी। अर्थात इस ग्रंथ में उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ मिलने का अर्थ है कि इसमें केवल श्रृंगार ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसलिए ये श्रृंगार काल नाम है, जो उपयुक्त होते हुए भी संपूर्ण रीतिकाल के लिए उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। श्रृंगार सौंदर्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ रही हैं जो इस काल की कविता में अभिव्यक्त हुई है। अतः श्रृंगार काल नामकरण में अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि इस नामकरण में भक्ति, नीति, वीरता आदि की उपेक्षा होती रही है। लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों ने श्रृंगार काल को लगभग इस काल के नामकरण के लिए उचित माना है। फिर हम देखते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल का नाम कलाकाल। उत्तर मध्यकाल में संगीत, नृत्य, काव्य, चित्र एवं शिल्पकला की प्रधानता को देखकर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल की संज्ञा दी है। शुक्ल का मत है कि इस युग से के कवि आचार्यों में चमत्कार प्रदर्शन की शक्ति मुख्य रही। इसी के चलते रीतिकालीन काव्य में संगीत का नाद सौंदर्य, उतार चढ़ाव, लय ताल, यति गति आदि मिलती है, जिसे सुनकर मन मयूर नृत्य कर उठता है। इस युग की कविता का शिल्प सौंदर्य, अलंकार, छंद, गीति शैली, चित्रात्मक बिंब योजना से युक्त रहा है, जिसमें काम कला रग रग में समाई हुई है। इस काल की कविता में नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, काम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, काव्य शास्त्र, आयुर्वेद, सौंदर्य शास्त्र आदि का समावेश कवियों ने रीति काव्यांग निरूपण करते समय, श्रृंगार के संयोग वियोग के विविध चित्र उतारते समय, अलंकार विवेचन में तथा चमत्कार प्रदर्शन में किसी न किसी रूप में अवश्य किया है। अतः कला प्रदर्शन के आधार पर उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहना ही उचित है। रमाशंकर शुक्ल द्वारा दिया कलाकाल नाम अनुचित एवं असंगत लगता है। हालांकि काव्य रचना करना अपने आप में एक कला है, जिसका महत्व आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र ने भी स्वीकार किया, लेकिन कलाओं को कविता में ही समाहित मानना अनुचित ही कहा जाएगा। फिर भक्ति, नीति एवं वीरता को कला में स्थान देना हास्यास्पद प्रतीत होता है। अतः कलाकाल नामकरण अनुचित है। शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का दिया हुआ नाम है शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के पहले खंड में उत्तर मध्यकाल के लिए शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा का प्रयोग किया है। शास्त्रीय इस अर्थ में कि इस युग में कवि आचार्य संस्कृत काव्य शास्त्र के सिद्धांतों, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि से संबंध रहे। अर्थात उन्होंने
जो शास्त्र है उसका पूरा वर्णन यहाँ पर किया। और काव्यांगों जैसे रस, नायक नायिका भेद, रस के अवयव, काव्य भेद, कवि भेद, काव्य रीति, काव्य रूप, काव्य गुण दोष, काव्य वृत्ति, शब्द शक्ति, छंद एवं अलंकार के लक्षण ग्रहण करते हुए सर्वोचित उदाहरण दिए। और मुक्तक इस अर्थ में कि इस युग के कवि आचार्यों ने प्रेम, भक्ति, नीति, वीरता, प्रकृति आदि विषयों पर स्वतंत्र मुक्तक काव्य की रचना की। इस प्रकार इसमें तीनों नाम शास्त्रीय और मुक्तक काव्य जो है वो तीनों इसमें एक साथ समाहित किए जा सकते हैं। डॉक्टर गुप्त ने लिखा है कि वस्तुतः इन कवियों ने रीति या काव्य रीति का प्रतिपादन कम किया है। विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय तत्वों का उपयोग अपनी विषय वस्तु के संयोजन, विस्तार, क्रम निर्धारण आदि में अधिक किया है। अतः इस परंपरा के लिए रीति की अपेक्षा शास्त्रीय विशेषण अधिक व्यापक, अनुकूल एवं संगत प्रतीत होता है। इससे न केवल इनकी काव्य रीति के प्रतिपादन की अपितु अन्य सभी शास्त्रों से वस्तु चयन की प्रवृत्ति, जो कि इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है, इसका भी बहुत सम्यक रूप में होता है। अतः हम इसे शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा की संज्ञा देना उचित समझते हैं। हालांकि ये नाम अनुचित नहीं है, लेकिन सर्वमान्य, सर्वप्रचलित एवं सर्वग्राह्य न होने के कारण इस युग के लिए इसे सही प्रतीत नहीं माना जाता है। अधिकांश विद्वान इस नामकरण को स्वीकार नहीं करते। अब हम देखते हैं अंतिम मत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और सभी विद्वान इसको मानते हैं। नाम है रीतिकाल। तो शुक्ल का रीतिकाल का अध्ययन करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य को 4 कालों में वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल एवं गद्य काल में विभाजित करके उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। रीतिकाल नामकरण अपने आप में व्यापक एवं सर्वमान्य नामकरण है और इस काल की काव्य परंपरा के लिए आरूढ़ सा हो गया है। कारण कि इस नामकरण में प्रारंभ से लेकर इस युग तक प्रचलित रही सभी परंपराओं, प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, नक्श चित्रण, प्रकृति, भक्ति, नीति, वीरता और मानव की स्वतंत्रता का सहज ही समावेश हो जाता है। यथा सूदन, चोदराज, भूषण के वीरतामूलक ग्रंथ और राजप्रशस्तियाँ, ये भी इनकी एक रीति है। मतिराम, केशवदास, भिखारीदास, सुरती मिसर, चिंतामणि, दुल्लह, जसवंत सिंह देव, रफलीन, प्रतापशाही, ग्वाल आदि का काव्यांग निरूपण, ये भी इसमें आ जाता है। गिरधर, वृंद, रहीम आदि का नीति काव्य, ये भी अलग रीति है। बोधा, ठाकुर, आलम द्विवेद, घनानंद का स्वानुभूत स्वच्छंद प्रेम, ये अपनी अलग रीति है। और सभी कवियों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भक्ति भावना आदि। इनमें से किसी भी कवि को रीतिकाल का पूर्ववर्ती या परवर्ती नहीं कहा जा सकता है और न ही काव्य विषय एवं काव्य वर्ती के आधार पर गौण कवियों में स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि सभी ने किसी न किसी रीति का या परंपरा का निर्वाह अवश्य किया है, जो कि रीतिकाल नाम को सार्थकता देता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि अलंकार काल, श्रृंगार काल, कला काल एवं शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा की अपेक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाया गया नाम रीतिकाल ही इस युग के लिए उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीरता, काव्यांग निरूपण, अलंकार एवं स्वच्छंद प्रेम का वर्णन, इन सभी परंपराओं की गतिशीलता का निर्वाह एवं समावेश हो जाता है। इसलिए हम इस काल को रीतिकाल के नाम से ही पुकारना ज़्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद।